नमस्कार मित्रों, हिंदी जानपथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है कारक। कारक संज्ञा का विकारक तत्व है। संज्ञा के विकारक तत्व 3 होते हैं: लिंग, वचन और कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित होता है उसे कारक बोलते हैं, कारक कहलाता है। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। ध्यान रहे, संस्कृत में ये भेद अलग हैं। संस्कृत में 6 भेद होते हैं, यहाँ 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब यहाँ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहाँ कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, करण से एक क्या या के द्वारा, संप्रदान के लिए, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ के लिए चिन्ह लगा हुआ है, परसर्ग लगा हुआ है, इसको चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग अगर के लिए लगा हुआ है तो समझ लिए वहाँ संप्रदान कारक है। संबंध जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ का, की, के, रा, री, रे या ना, ने आदि परसर्ग लगे हों, चिन्ह लगे हों, वहाँ समझ लीजिए संबंध कारक है। जहाँ में, पे, पर आदि लगा हो वहाँ समझ लीजिए कि अधिकरण कारक है। हे, अरे, ओ किसी को बुलाने के लिए, किसी को इंगित करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। ये बात हम और आप सभी जानते हैं। सीधे सीधे कारक और उनके चिन्ह हैं। किंतु एक बात ध्यान देने की है कि कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि ये चिन्ह नहीं होते हैं, परसर्ग नहीं होते हैं। और कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि जैसे कर्ता कारक का चिन्ह ने है तो ने के स्थान पर से हो या के द्वारा हो या को हो, कोई अन्य कारक के चिन्ह भी होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि केवल परसर्ग देख करके, केवल चिन्हों को देख करके ये कदापि न लगा दें कि इसमें यही कारक है जिसके लिए निर्धारित इन कारक चिन्हों में चिन्ह निर्धारित है। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए देखिए कुछ पहचाने हैं। हर कारक का एक अपनी परिभाषा है, हर एक कारक की अपनी पहचान है अलग। अगर हम वो पहचान समझ जाएंगे, हम उसका मतलब समझ जाएंगे, अगर हम जान जाएंगे कि वो कारक क्या है, कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, तो उसके साथ कोई चिन्ह, चाहे कोई भी चिन्ह लगा हो, कोई भी परसर्ग लगा हो अथवा कोई परसर्ग ना हो, हम उसको पहचान लेंगे। बस ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने पहचान के लिए ये अलग लिख रखा है। ध्यान दीजिए, कर्ता कारक की पहचान है क्रिया को संपन्न करने वाला। किसी भी वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाला जो संज्ञा या सर्वनाम होता है वह कर्ता होता है। उसके साथ में ने लगा हो अथवा ना लगा हो, या फिर इसके अलावा ने के अलावा को लगा हो, से लगा हो, तो भी यदि वो कार्य करने वाला है, क्रिया का संपन्न करता है, तो वह कर्ता कारक कहलाएगा। इसके लिए उदाहरणों के द्वारा हम आगे समझेंगे। इनकी पहचान को एक बार पहले देख लेते हैं। कर्म कारक क्रिया से प्रभावित होने वाला कर्म कारक। देखिए, क्रिया का प्रभाव सर्वाधिक जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम ने चाकू से काटकर फल खाया। ध्यान दीजिए, राम ने या बालक ने चाकू से काटकर फल खाया।
अब यहाँ पर खाया किसने, क्रिया को संपन्न किसने किया, राम ने। यहाँ राम कर्ता हो गया। अब चाकू की बात करेंगे, हम चिन्हों की बात ही नहीं कर रहे, हम पहचान की बात कर रहे हैं इस समय। अगला हमारा बिंदु आता है, अगला शब्द हमारा आता है चाकू। चाकू से, चाकू क्या है, चाकू वैसे इस वाक्य में सीधे सीधे में से लगा हुआ है, मतलब करण होगा, किंतु करण की परिभाषा है कि जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है, साधन होता है, वो करण कहलाता है। अगला हमारा बिंदु है जो हमारा कर्म की बात हम कर रहे हैं, फल। काट कर तो क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। फल कर्म कारक का की पहचान है कि क्रिया का फल जिस पर सर्वाधिक पड़ता है। अब देखिए, बालक तो करता है, चाकू साधन है, क्रिया का फल चाकू पर पड़ा या फल पर पड़ा। फल जो खाना क्रिया हुई, खाया, जो खाया गया है, खाने के द्वारा चाकू तो ज्यों का त्यों रहा, काट दिया उसने फल और ज्यों का त्यों रहा, उस पर तो प्रभाव पड़ा नहीं। लेकिन खाने के द्वारा फल चबा लिया गया, खा लिया गया। सर्वाधिक प्रभावित कौन सा शब्द हुआ, इसमें कौन सी संज्ञा हुई, फल। तो क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव, क्रिया के प्रभाव से सर्वाधिक रूप में जो प्रभावित होता है वह कर्म होता है। हम वाक्य में देख लेंगे कि सर्वाधिक प्रभावित कौन हो रहा है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पुस्तक प्रभावित हो रही है। मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ पत्र प्रभावित हो रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, पत्र का स्वरूप कुछ से कुछ हो गया है, तो यहाँ पर पत्र कर्म कहलाएगा। अगला हमारा कारक है करण कारक। क्रिया का साधन करण होता है। क्रिया को संपन्न करने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, वह करण कारक कहलाता है। संस्कृत में परिभाषा है साधकतमम करणम। चलिए, संप्रदान, जिसके लिए क्रिया संपन्न हो रही हो, जिसके लिए क्रिया संपन्न हो रही है वो संप्रदान कारक होता है। संबंध, जिसके द्वारा दो पदों का संबंध दिखाया गया हो, दो पदों का संबंध जिसके द्वारा दिखाया जाता है, जैसे मोहन का भाई, का भाई, मोहन का भाई मतलब का, या कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, मतलब यहाँ मोहन और भाई दो को का के द्वारा जोड़ा गया है, मतलब दो संज्ञा या सर्वनामों का संबंध स्थापित करने वाले तथ्य को क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इसमें संबंध कारक में का, मोहन की पुस्तक, के, मोहन के कलम। अब यहाँ रा, री, रे, ना, नी, ने, इनको भी देखिए सर्वनामों में, जैसे तुम्हारा, तुम के साथ में रा का प्रयोग होता है। यहाँ कई बार कन्फ्यूजन होता है कि रा, री, रे इनका तो कहीं प्रयोग ही नहीं होता, किंतु होता है। तुम के साथ में लगा कर देख लीजिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, संबंध कारक। नानी ने, यहाँ पर न, नी, ने ये भी परसर्ग संबंध में प्रयुक्त होते हैं। ये निजवाचक, निजवाचक जो सर्वनाम है उनके साथ में ना, नी, ने का प्रयोग होता है, जैसे अपना, अपनी, अपने इत्यादि। अधिकरण कारक, जहाँ में पर का प्रयोग हो, इसकी पहचान देखिए। क्रिया का आधार अधिकरण होता है। क्रिया का आधार, बेस, जो क्रिया का आधार होता है वह अधिकरण होता है, जैसे छत पर, जैसे घर में, जैसे सड़क पर, पेड़ के ऊपर इत्यादि इत्यादि प्रयोग। जो आधार होता है क्रिया का, क्रिया का आधार
जो क्रिया का आधार होता है वह अधिकरण कहलाता है। और अगला है संबोधन। संबोधित करने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, जैसे हे राम, अरे भाई सुनो, अरे अरे सुनो, अरे, ओ, अबे इत्यादि जो भी हैं, ये इनकी पहचान है, मुख्य परिभाषा है, मतलब समझ लीजिए संकेत बिंदु हैं। अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो समझ लीजिए कि उसके साथ में परसर्ग चाहे जो भी लगा हो, आपका विकल्प गलत नहीं होगा, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। अब देखिए एक एक करके हम सभी कारकों को लेते हैं उदाहरणों के द्वारा। पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में कर्ता कारक का चिन्ह ने है और शून्य भी है, मतलब कहीं शून्य का मतलब है कहीं कहीं ने परसर्ग नहीं भी जुड़ा होता है, कहीं कहीं ने नहीं भी होता है, तो भी अगर वो क्रिया का संपन्न करने वाला है तो वो कर्ता है। देखिए जैसे उदाहरण देंगे अभी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर ने जुड़ा हुआ है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ने है मतलब मोहन करता है, मतलब अच्छा। अब दूसरे शब्दों में पहचान के रूप में देखिए, पुस्तक पढ़ी, पढ़ी क्रिया को संपन्न किसने किया है? पढ़ी क्रिया को संपन्न मोहन ने किया है, मतलब मोहन करता है। मोहन पुस्तक पढ़ता। अब देखिए यहाँ पर शून्य का प्रयोग आ गया, देखिए मतलब यहाँ पर ने नहीं जुड़ा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर ने नहीं जुड़ा है लेकिन मोहन करता है, करता फिर भी है मोहन, ने नहीं जुड़ा है, मतलब ने जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, करता तो करता ही रहेगा। मतलब पढ़ना जो क्रिया है उसको संपन्न करने वाला मोहन है, मतलब मोहन करता है। अच्छा, कुछ उदाहरण हमको ऐसे भी मिलते हैं जहां ने का प्रयोग नहीं होता है, किसी अन्य कारक के परसर्ग का प्रयोग होता है तो भी, लेकिन अगर वो क्रिया को संपन्न कर रहा है तो समझ लीजिए वो करता है, सीधी सी बात है। क्रिया को अगर संपन्न कर रहा है तो वो करता है, परसर्ग चाहे जो भी हो। तो परीक्षा में आप यदि ऐसा कोई उदाहरण आए जहां परसर्ग कोई अन्य हो, ने के अलावा कोई अगर परसर्ग हो, तो आप ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि अरे यहाँ तो ने नहीं है, यहाँ तो को लगा है तो यहाँ कर्म होगा, नहीं। अगर वो आप ये देखिए वाक्य में कि अगर वह क्रिया को संपन्न करने वाला है तो वह करता है, आप चिन्ह पर मत जाइए। उदाहरण इसके लिए अगला हमने दिया है, मोहन को पुस्तक पढ़नी है, मोहन को, अब यहाँ पर देखिए को चिन्ह लगा है मोहन के साथ, को तो क्या को कर्म है? को तो कर्म कारक का चिन्ह है। यहाँ पर को कर्म, मोहन कर्म है? नहीं, मोहन कर्म नहीं है, क्योंकि मोहन क्रिया को करने वाला है, क्रिया को संपन्न करने वाला है, तो ये कर्म नहीं है बल्कि करता है। ये इस तरह के उदाहरण परीक्षा में खूब आते हैं विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को भ्रमित करने के लिए। तो भ्रमित ना हो, पहचान को समझें कि क्रिया को जो संपन्न करने वाला है वह कर्ता होता है। अब देखिए कई बार से भी लगा होता है कर्ता के साथ में मोहन से पढ़ा जाता है, मोहन से चला नहीं जाता। अब यहाँ चलने वाला या पढ़ने वाला मोहन है, चलने या पढ़ने की क्रिया मोहन कर रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर मोहन करता है, मोहन करण नहीं है, मोहन अपादान नहीं है। से पर मत जाइए, आप ये देखिए कि क्रिया को संपन्न करने वाला कौन है, और क्रिया यहाँ पर क्रिया को संपन्न करने वाला मोहन है, तो समझ लीजिए मोहन इस वाक्य में करता है। परसर्ग को लेकर आप बिल्कुल भ्रमित ना हों, और अगर ये आप मन में बैठा लेंगे कि वास्तव में कर्ता होता क्या है, चिन्ह मत रटिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मन में बैठा लेंगे कि कर्ता वास्तव में होता क्या है, तो आपका विकल्प गलत हो ही नहीं सकता परीक्षा में। चलिए अगला हमारा कारक है कर्म कारक। इसमें इसका मुख्य रूप से तो चिन्ह को होता है और कहीं कहीं चिन्ह नहीं भी होता है। देखिए पड़ोसी ने चोर को पकड़ा, चोर को, यहाँ पर को चोर के साथ में लगा हुआ है, मतलब सीधे सीधे में को चोर कर्म में है। देखिए अगला उदाहरण लेते हैं, बच्चे ने फल खाया। अब यहाँ पर फल के साथ में को नहीं जुड़ा है,
कोई परसर्ग नहीं जुड़ा है, किंतु इसकी पहचान है कर्म की कि क्रिया का प्रभाव जिस पर सर्वाधिक पड़ता है वह कर्म कारक होता है। यहाँ खाया क्रिया के द्वारा कर्ता जो बच्चा है उसने अपनी खाया क्रिया के द्वारा किसको प्रभावित किया है? फल को प्रभावित किया है। अगर इसके साथ में हम कह दें बच्चे ने चाकू से काटकर फल खाया, बच्चे ने बाजार से लाकर चाकू से काटकर फल खाया, तो प्रभावित कौन हो रहा है? कौन हो रहा है? फल प्रभावित हो रहा है, इसलिए फल यहाँ पर कर्म कारक है। अब अगला उदाहरण हम लेते हैं कि गीता ने सरिता से कहा। अब यहाँ पर से चिन्ह कर्म कारक का नहीं है, किंतु कहने के अर्थ में कर्म कारक होता है। मतलब गीता ने जो क्रिया की है, जो कहने की क्रिया की है, उससे सीता पर प्रभाव पड़ा है, सीता को प्रभावित किया है, सरिता को प्रभावित किया है, इसलिए यहाँ परसर्ग दूसरा होने के बावजूद भी सरिता कर्म कारक है। अगला उदाहरण, श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे। अब यहाँ पर राधा से, यहाँ पर से चिन्ह कर्म कारक का नहीं है, को नहीं है, किंतु श्री कृष्ण अपनी क्रिया प्रेम करने के द्वारा, प्रेम क्रिया के द्वारा राधा को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब इसकी पहचान है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्रभावित करता है, जिस पर प्रभाव डालता है, वहाँ कर्म होता है। वह जिस पर प्रभाव पड़ता है, जो प्रभावित हो रहा है, वह कर्म होता है। तो यहाँ पर राधा प्रभावित हो रही हैं, मतलब राधा कर्म है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ एक अपवाद भी है। क्या है? कि को जहाँ देने के अर्थ में प्रयुक्त होगा, देने के अर्थ में प्रयुक्त होगा, वहाँ जिसको कुछ दिया जाएगा वह कर्म न होकर के संप्रदान होगा। जैसे माँ भिक्षुक को वस्त्र देती है, यहाँ पर भिक्षुक को वस्त्र देती है, मतलब जिसको कुछ दिया जाता है, यानी भिक्षुक को दिया जा रहा है। तो भिक्षुक के साथ में यहाँ को लगा हुआ है, को चिन्ह लगा हुआ है, ये को, किंतु यहाँ पर को होने के बावजूद भी यहाँ कर्म नहीं है, बल्कि जिसको कुछ दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। कर्म के स्थान पर संप्रदान कारक होता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने के कि देने के अर्थ में जहाँ को का प्रयोग होता है, वहाँ पर जिसको कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। तो भिक्षुक को वस्त्र दी, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है। चलिए, अगला हमारा कारक है करण कारक। करण का जो चिन्ह है वो से है। से के द्वारा के अर्थ में, से यदि कहीं आता है, के द्वारा के अर्थ में अगर से का प्रयोग कहीं होता है तो वह करण कारक होता है। किंतु देखिए, अब देखिए इसका उदाहरण देखिए। मैंने चाकू से फल काटा, चाकू से फल काटा, मतलब चाकू से, तो चाकू में सीधे सीधे में से लगा हुआ है, मतलब चाकू में कौन सा कारक है? करण कारक है। अच्छा, अब पहचान की दृष्टि से आ जाइए। साधकतमम करणम, मतलब जो साधकतम होता है, किसी भी क्रिया को करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है, जो उपकरण का कार्य करता है, जो साधन का कार्य करता है, वह करण कारक होता है। यहाँ पर चाकू साधन का काम कर रहा है, मतलब चाकू करण है। अगला उदाहरण देखते हैं। श्याम बस के द्वारा आगरा गया, मतलब के द्वारा का प्रयोग हुआ है सीधे सीधे में, तो बस में करण कारक है। बस साधन का काम कर रही है, पहचान की दृष्टि से देखिए, बस साधन का कार्य कर रही है, मतलब बस करण कारक है। अगला देखिए, कई बार यहाँ पर से या के द्वारा नहीं भी होता है। शून्य का मतलब होता है कोई परसर्ग ना हो, यहाँ से या के द्वारा नहीं भी होता है,
कई स्थानों पर। किंतु यदि वो साधन का कार्य कर रही है, अगर वह संज्ञा या सर्वनाम साधन के रूप में प्रयुक्त है तो वह करण कहलाएगा। जैसे यह मेरी आँखों देखी घटना है। आँखों देखी, आँखों देखी, आँखों यानी आँखों के द्वारा देखी घटना है, आँखों से देखी घटना है। अर्थात आँखें यहाँ पर इस वाक्य में आँखें क्या काम कर रही हैं? आँखें साधन हैं, आँखें साधन का कार्य कर रही हैं। मतलब साधन करण होता है। वहाँ कई स्थानों पर हमको चिन्ह लगा हुआ नहीं भी मिलता, किंतु यदि साधन है तो समझ लीजिए कि वहाँ करण कारक है। अब अगला देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान में के लिए इसका चिन्ह है, के लिए, के खातिर, के वास्ते, के निमित्त इत्यादि। ऐसा जहाँ भी जुड़ा होता है, ये प्रसर्ग जहाँ जुड़े होते हैं वहाँ वह संप्रदान कारक होता है। देखिए, पिताजी सुमन के लिए फ्रॉक लाए, यहाँ सुमन के लिए, तो सुमन में सुमन यहाँ संप्रदान कारक है। बच्चे को मिठाई दो। अच्छा, अब कई जगह ऐसा होता है कि के लिए नहीं जुड़ा हुआ है, किंतु देने के अर्थ में अभी अभी बताया था कर्म कारक में कि देने के अर्थ में जिसको कुछ दिया जाता है वह कर्म संप्रदान संज्ञक होता है। वहाँ कर्म नहीं होता है, भले ही को जुड़ा होता है, किंतु वह कर्म न कहला करके वो संप्रदान कहलाता है, संप्रदान कारक होता है। अब देखिए, बच्चे को मिठाई दो, यहाँ बच्चे को दिया जा रहा है, अर्थात तो बच्चे को, यहाँ पर बच्चे में कर्म कारक नहीं होकर के संप्रदान कारक होगा। अगला उदाहरण देखिए, मैं आपके वास्ते वस्त्र लाया। आपके वास्ते, के वास्ते जुड़ा हुआ है, मतलब संप्रदान कारक है। प्रभु भक्त की खातिर, भक्त की खातिर, यहाँ देखिए की खातिर जुड़ा हुआ है, मतलब संप्रदान कारक है। निर्धनों के निमित्त दान देना चाहिए, के निमित्त, निर्धनों के, किसके निमित्त? निर्धनों के निमित्त। तो निर्धनों में क्या है? निर्धन क्या है? ये संप्रदान कारक है। अब हमारा अगला कारक है अपादान कारक। अपादान और करण दोनों का चिन्ह से होता है, बस अंतर इतना है कि करण में से साधन को दर्शाता है और अपादान में अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इतनी बात है बस। देखिए, तो ये से के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में अपादान होता है, डर के अर्थ में होता है और तुलना के अर्थ में, तीन अर्थों में होता है। ये तीन अर्थ अगर कहीं निकल रहे हैं वहाँ पर अपादान, या तो अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से, जिससे अलग हो रहा है पेड़ से, तो पेड़ में अपादान कारक है। अब अगला है डर के अर्थ में, जैसे आदमी चोर से डरता है, बच्चा शेर से डरता है, तो चोर से चोर या शेर ये अपादान कारक होते हैं। जिससे डरा जाए उसमें अपादान कारक होता है। और तीसरा, तुलना में भी अपादान कारक होता है। जैसे कविता सविता से सुंदर है या सविता से अधिक सुंदर है, तो कविता और सविता की तुलना हो रही है। कविता की तुलना किससे हो रही है? जिससे तुलना हो रही है उसमें से जुड़ा हुआ है, तो से करण नहीं, अपादान है। जिससे तुलना होती है वहाँ उस संज्ञा या सर्वनाम में अपादान कारक होता है। यहाँ हमने अपादान और करण दोनों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लिया है। जैसे मैं गांव से साइकिल से आता हूँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि गांव से, गांव में भी से लगा हुआ है, साइकिल से, यहाँ साइकिल से भी, साइकिल में भी से लगा हुआ है। तो इन दोनों में क्या, दोनों में अपादान कारक है या दोनों में करण कारक है? सीधी सी बात है, जैसा कि इस समय भी हमने जब करण कारक बताया था उस समय बताया था कि जहाँ जो साधन होता है वो करण होता है। यहाँ साइकिल साधन का काम कर रही है, साइकिल साधन का काम कर रही है,
तो साइकिल में करण है और यहाँ गांव से अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ गांव में अपादान कारक है। गांव से अलग हो रहा है मतलब अपादान कारक गांव में है। मुझे लगता है कि करण और अपादान दोनों अच्छी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे। अगला हमारा है संबंध कारक। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इस तरह के जहाँ चिन्ह आते हैं वहाँ पर संबंध कारक होता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि संबंध कारक संस्कृत के परीक्षार्थी जो हैं वहाँ संस्कृत में संबंध कारक नहीं कहलाता। चलिए वो हमारा विषय नहीं है, हम अभी हिंदी की बात करेंगे। तो संबंध यहाँ कारक, संबंध भी कारक है। यहाँ का जिन शब्दों के साथ में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ में का, की, के इत्यादि जुड़े रहें वह उस संज्ञा सर्वनाम में संबंध कारक, वह संज्ञा सर्वनाम संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह मोहन की, मोहन की, यहाँ पर मोहन संबंध कारक है। तुम्हारा, रा, री, रे यहाँ आया है, तुम्हारा, तुम के साथ में रा का प्रयोग हुआ है मतलब तुम्हारा संबंध कारक है। मैंने अपना, अपना यहाँ ना का प्रयोग हुआ है मतलब संबंध कारक है। अगला हमारा कारक है अधिकरण कारक। में, पर, के ऊपर, के अंदर, के भीतर, के बाहर, मतलब जहां आधार हो, क्रिया का आधार अधिकरण होता है। देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में, यहाँ मैदान अधिकरण है। बिल्ली छत के ऊपर बैठी है, छत के ऊपर, यहाँ बैठी है, बैठने का आधार क्या है, छत है, तो छत क्या है, अधिकरण है, आधार अधिकरण होता है। मतलब के जान कर के, देख करके आप इसे संबंध ना कर दें, ये ध्यान रखें। ये सबसे पहले हमने आपको पहचान बताई थी, आधार अधिकरण होता है। बैठने के, बिल्ली के बैठने का आधार कहाँ बैठी है, छत पर बैठी है, मतलब छत के ऊपर बैठी है, मतलब छत बैठने का आधार है, इसलिए ये अधिकरण है। साधु नदी के किनारे, जहाँ किनारे, सहारे इत्यादि का प्रयोग होता है वहाँ भी अधिकरण होता है क्योंकि वो आधार होता है। साधु नदी के किनारे रहते हैं मतलब नदी के किनारे, मतलब नदी यहाँ पर आधार है साधुओं के रहने का, मतलब अधिकरण कारक है। मैं आपके सहारे जीवित हूँ मतलब आपके सहारे, मतलब यहाँ पर अधिकरण है, ये सहारा है, आधार है, इसलिए अधिकरण है। तुम घर घर डोलते फिरते हो, तुम घर घर डोलते फिरते हो, यहाँ पर घर घर ये डोलने का आधार है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। और अंतिम, आठवां और अंतिम हमारा कारक है संबोधन कारक, जहाँ इंगित करने के लिए, जहाँ संबोधित करने के लिए किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उस संज्ञा, वह संज्ञा या सर्वनाम अधिकरण होता है, संबोधन होता है। इनके साथ में है, अरे, ओ इत्यादि, अवे इत्यादि शब्द चिन्ह लगे होते हैं। यहाँ एक चीज़ हम आपको बता दें अंत में, ये हमारे कारक ये पूर्ण हुए, कंप्लीट हो गए। हम एक चीज़ आपको बता दें कि कारक के 8 भेद हैं। प्रश्न ये भी आता है कारक के 8 भेद हैं। जिन परीक्षार्थियों के पास हिंदी और संस्कृत दोनों होते हैं वे यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कारक 6 लगाएं या 8 लगाएं। हम इस समय हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब समझ लिए आपको कारक के 8 भेद लगाने हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। अगर मैं संस्कृत की बात करूं वहाँ संबंध और संबोधन ये अधिकरण नहीं होते हैं। देखिए संबंध और संबोधन ये कारक के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि कारक की परिभाषा वहाँ थोड़ी सी भिन्न है। कारक संस्कृत में कारक होता है क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, किंतु यहाँ जो भी एक दूसरे से शब्दों से संबंध स्थापित करे उसको कारक कहते हैं, इसलिए यहाँ बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर कारक 8 होते हैं, वहाँ 6 होते हैं। ध्यान रखिए हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। हमने जो भी है इस खास बात इस वीडियो में बताई आपको कि आप पहचान को समझ लें
कारकों की पहचान को समझ लें, केवल चिन्हों पर ना जाएं, केवल पहचानों को समझ लें। रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने यदि पहचान समझ ली तो आने वाली परीक्षा में कारक का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये निश्चित है। और ये मानकर चलिए आपको कारक संबंधी प्रश्न गलत नहीं करना है। मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि स्पष्ट हो गया होगा। और यदि कहीं कोई किसी की तरह का डाउट हो तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।